हाँ बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस 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 यस, सारी चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। यस, ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? यस क्लियर है। नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 बेटा। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। गला थोड़ा सा गड़बड़ है, आज तो तब भी ठीक है। कल काफ़ी गड़बड़ था, परसों काफ़ी गड़बड़ था। ओके, ऑल क्लियर, सही है। अच्छा, ऋषि कह रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट था, उसमें मार्क्स कम आए। ओके, बताऊंगा कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। हाँ, गर्म पानी ले रहा हूँ बेटा, नीमो। तौरिक बहुत परेशान हूँ। तौरिक बेटा क्यों परेशान हो, बताओ जरा। ओके, अच्छा। सूर्या कह रहा है वाईटी पे फिजिकल कब स्टार्ट करोगे सर? इंद्रजीत, ओके ठीक है। इंद्रजीत अभी टेंशन ना लो, उसके लिए भी कुछ करेंगे, परेशान ना हो। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो सभी बच्चों को सबसे पहले बधाई, ठीक है, कि कल आप लोगों ने इंडिया टीम को जिता दिया वर्ल्ड कप। छोटी मोटी ट्रॉफी नहीं जिताई, इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जिताया है। तो इसलिए सभी लोगों को पहले बधाई, बहुत ज़्यादा। हाँ, यस। नीमो बेटा, ऑर्गेनिक में अभ्यास सिद्धि की जगह मैंने लॉन्च कर दिया है कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। ऑर्गेनिक में अभ्यास सिद्धि की जगह कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट है, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट डेली कराता तो हूँ और उसके सोल्यूशन भी करा देता हूँ। मतलब आपको डीपीपी भी मिल जाती है, साथ साथ में उसके वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन का मैं कुछ कराता हूँ आपको, करता हूँ। अच्छा, छठ पूजा की वजह से सर 2-3 दिन का बैकलॉग हो गया है। अर्जुन, अर्जुन बेटा बैकलॉग हो गया है तो उसको किसी तरह से कवर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? हाँ हाँ, आंखें तो मेरी पहले से सही थी। अच्छा, अंसारी कह रहे सर आपकी आंखें सही हैं, आपने मेरा मैसेज नहीं देखा। हाँ बस सही बेटे, बस सही। एक्चुअली मैसेज उन्हीं का देखते हैं जो लोग ठीक हो, है ना? हाँ हाँ, ईशांत कर सकते हो, मंजिल से भी कर सकते हो। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर आईओसी टेस्ट सीरीज में आ रही है और अभी पढ़ी नहीं है। तो यदि आप लोग कहें, हाँ इस पर चलो डिस्कशन कर लेते हैं, आईओसी पे डिस्कशन कर लेते हैं, आईओसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आप लोग कहो तो, हाँ, यदि आप लोग कहें तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी ऑर्गेनिक 11th खत्म कर लेते हैं, ऑर्गेनिक 11 तक की खत्म कर लें। जैसे जीओसी, जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक 11th की ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। भाई आपने क्या कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया, आईपीएसी कर ली, आइसोमरिज्म कर लिया, फिर जीओसी कर ली और फिर हाइड्रोकार्बन कर लिया, तो 11 की ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। अच्छा, संडे को जो एआईटीएस है उसमें आईओसी आ रही है। हाँ, अब देखो संडे को जो एआईटीएस है उसमें आईओसी आ रही है, मगर अब एआईटीएस के हिसाब से तो सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता ना। पीओसी बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, एक एक करके सारी बातें करता हूँ भी पढ़ाता हूँ। देखो, टेस्ट सीरीज के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा सकता, आप भी जानते हो, है ना, कि उसमें तो चैप्टर ऊपर नीचे आते रहते हैं। मगर मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारा सिलेबस सही टाइम पे खत्म करा दूं, और कोशिश क्या मतलब कर दूंगा।
बस उसमें आपको सहयोग करना होगा। कैसे करना है बता देता हूं। पहला पॉइंट देखो, मैंने कल पीओसी रिकॉर्ड किया है, मैंने कल आपका पीओसी रिकॉर्ड किया है, ठीक है। आपको पूरा पढ़ाया है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा पढ़ाया है, उसी का क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरा पढ़ा दिया है। 2.25 घंटे का लेक्चर है, उसमें मैंने टेस्ट भी सारे पढ़ाए हैं और मेथड भी सारे पढ़ाए हैं और उनके क्वेश्चन भी कराए हैं, और कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में भी खूब सारे क्वेश्चन दिए हैं। अब आप बताओ उसकी क्लास में कब अरेंज करा दूं। रिकॉर्ड करने का मतलब वहां लाइव ही लेना होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। जैसे अभी आप लोग कमेंट कर रहे हो, उसमें बस कोई कमेंट नहीं कर रहा होता है, इसी तरह से पढ़ाना होता है। तो आप बताओ इसकी क्लास में कब लगवा दूं? ट्यूसडे को शाम को लगवा दूं, ट्यूसडे को इवनिंग में, ट्यूसडे को इवनिंग में 5 बजे से लगवाऊं कि 6 बजे से? बताइए, टाइम बताओ सब लोग, कितने बजे लगवा दूं पीओसी की क्लास? 6 बजे से करा देता हूं, ठीक है। तो आप लोग ट्यूसडे को इवनिंग में 6 बजे पीओसी कर लेना। इसी में लाइव लग जाएगी, जैसे अभी सेशन लगा है इसी तरह का लाइव सेशन लग जाएगा और वो लेक्चर पढ़ा दिया जाएगा उसमें। पीओसी मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इनका एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जिसमें ड्यूमास मेथड, जर्डाल मेथड है, हेलोजन कैरियस मेथड है, सल्फर कैरियस मेथड है ना, एंड फास्फोरस। तो इन सबके टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन एलिमेंट को कैसे पहचानोगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एलिमेंट है, और साथ साथ में इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, परसेंटेज, कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने परसेंट है। तो ये सारा पीओसी मैंने करा दिया है, और पीओसी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कल, हाँ, एक लेक्चर में करा दिया, बस उसमें प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट रह गया है। प्यूरिफिकेशन वाला मैंने उसमें बोला है कि क्या रह गया है, उसका मैं आज या कल में रिकॉर्ड कर दूंगा और परसों लगवा दूंगा। 1 घंटे का होगा वो। प्यूरिफिकेशन वो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आप लोग पढ़ोगे क्या क्या, सब्लिमेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसका क्वेश्चन इस बार भी पेपर में आया था, एक मैचिंग वाला आया था ना, वही। तो वो 1 घंटे का रह गया, उसको मैं पढ़ा दूंगा तो हमारा पूरा पीओसी खत्म हो जाएगा। और पीओसी से एक क्वेश्चन पेड आ रहा है, 2025 में भी आया, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, हमेशा आ रहा है पिछले 2-3 साल से। तो पूरा पीओसी खत्म हो जाएगा, और ठीक है ना। तो आप लोग इसको ट्यूसडे को 6 बजे कर लोगे, मैं लाइव क्लास लगवा दे रहा हूं। ट्यूसडे मतलब कल, आज मंडे है, कल कल 6 बजे पीओसी की लाइव क्लास होगी शाम को इवनिंग में, ठीक है, ठीक है। और बहुत आराम से पढ़ाया, सब पढ़ाया है, आप आराम से देखना, आपको खूब मजा आएगा। आप लोग चाहो तो उसमें आराम से खूब अच्छे से देखोगे, और क्वेश्चन भी करा दिए हैं। और उसकी सीट में मैंने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन भी उसकी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में दिए। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में प्रैक्टिस के लिए 15 से 20 क्वेश्चन दिए, क्योंकि पीओसी के क्वेश्चन बच्चों को मिलते नहीं है, मिलते नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे डाल दिए, है ना। तो चलो अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं लास्ट। तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट सारे बच्चे खोल लें अपनी अपनी, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट खोले, लास्ट जो सैटरडे को दिया था, जो सैटरडे को कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट दी है वो खोल लो भाई सब लोग, उसको करते हैं फिर पढ़ाते हैं। हाँ, उसको करते हैं फिर पढ़ाते हैं। मैं एक एक करके सब करा दूंगा, फिजिकल का रिवीजन भी करा दूंगा, बस परेशान ना हो, अपनी तरफ से मुझे अपने स्टाइल में चलने दो, अपने स्टाइल में मुझे चलने दो, मैं सब करा दूंगा आपको बहुत मस्त तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी बता दूंगा, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी बता दूंगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। पहले कौन से बूस्टर सीट कर लेते हैं, कौन से बूस्टर सीट कर लेते हैं।
कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 16। और देखो ऑर्गेनिक में यही अभ्यास है, यही तेजस है, और विद वीडियो सोल्यूशन एक दिन देता हूं, दूसरे दिन इसके क्वेश्चन कराता हूं, है ना। तो कम से कम जब ऑर्गेनिक खत्म होगी तो ये 70-80 सीट हो चुकी होंगी, और इंपॉर्टेंट सीट है, इनको बहुत अच्छे से करिए। चलिए स्टार्ट करो। विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की कंडीशन क्या है? डाइफिनाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता है, डाइफिनाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता है। क्यों नहीं करता है? इसमें फ्री रोटेशन है, और इसमें क्या है, ये H है, ये V है। अब इसको चेक करो, ये H V H, और आर्थो पे क्या है, बल्कि ग्रुप भी है। तो आर्थो पे बल्कि ग्रुप भी है, और कॉर्नर वाली रिंग सेम प्लेन पे है, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। आर्थो पे बल्कि ग्रुप भी है, कॉर्नर वाली रिंग सेम प्लेन पे है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। H V H V। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये सेम प्लेन पे नहीं है, और सेम प्लेन पे नहीं है तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। तो आंसर क्या होगा? सी। अच्छा, वाई बाइफिनाइल डज नॉट शो जीआई। बाइफिनाइल क्यों जीआई नहीं शो करता? क्यों? फ्री रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड का। बाइफिनाइल क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता? क्योंकि उसके सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन होता है, इसका फ्री रोटेशन होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर इन गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेंटर है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो देखो, क्या ये डबल बॉन्ड शो करेगा? देखो डबल बॉन्ड है, हाँ है। इस कार्बन से दो डिफरेंट वैलेंसी है, हाँ है, H और CH3। इस कार्बन से दो डिफरेंट वैलेंसी है, हाँ है, H और ये पूरी रिंग। तो ये वाला तो शो करेगा, तो एक तो ये हो गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड शो करेगा नहीं, क्यों? ये 6 मेंबर रिंग है, और 6 मेंबर रिंग का एल्केन आइसोमरिज्म नहीं शो करता। साइक्लो एल्कीन कितने मेंबर का होना चाहिए? 8 मेंबर का। C1 से लेके C7 तक की साइक्लो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करती, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि C1 से लेके C7 तक साइक्लो एल्कीन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करती। अच्छा, अब दूसरा क्या है, रिंग की वजह से मिल सकती है। तो रिंग की वजह से देखो, दो मिनिमम 2 sp3 कार्बन होने चाहिए, तो मिनिमम 2 चाहिए, यहां 4 मिल गए, 4 sp3 कार्बन है। और 2 डिफरेंट बैलेंसी होनी चाहिए, CH3H BrH, तो ये तो HH हो जाएगा। तो देखो 2 डिफरेंट सेंटर मिल गए, तो इसकी वजह से एक ज्योमेट्रिकल यहां पे मिल जाएगी, इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल मिल जाएगी, साइक्लो एल्केन की वजह से। क्यों? रिंग है, हाँ है, और रिंग पे 2 sp3 कार्बन है, हाँ है, और उनके पास डिफरेंट बैलेंसी है। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सेंटर ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, तो टोटल कितने सेंटर है? 2। टोटल कितने सेंटर है? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेंटर है जिनकी वजह से आइसोमरिज्म मिल रही है, एक डबल बॉन्ड और एक ये वाला। ध्यान है सबको? अरे भाई साइक्लो एल्केन में पढ़ाया था कि 2 sp3 कार्बन होने चाहिए, और उनके पास डिफरेंट बैलेंसी होनी चाहिए, और उन दोनों के पास डिफरेंट बैलेंसी होनी चाहिए। ऐसा है तो वो जीआई शो करेगा। तो ये पूरा मिलके एक सेंटर हुआ, ये पूरा मिलके एक सेंटर हुआ। तो कितने सेंटर हुए? वो सेंटर पूछ रहा, आइसोमेरिक सेंटर इन गिवन कंपाउंड, तो 2 हुए। अच्छा, अब इसमें करो, विच साइक्लो एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखो 4 मेंबर की रिंग नहीं शो करता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से तो किसी में नहीं है, डबल बॉन्ड की वजह से तो किसी में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 मेंबर है, ये 5 मेंबर है, और C1 से लेके C7 तक ज्योमेट्रिकल मिलती ही नहीं है। अब साइक्लो एल्केन की वजह से देखो, इसमें sp3 सेंटर तो 2 हैं, मगर बैलेंसी सेम है, इसलिए ये पूरा कंपाउंड नहीं शो करेगा। इसमें sp3 सेंटर तो है, मगर इस पे 2 डिफरेंट बैलेंसी है,
CH3 और H, मगर दो ऐसे कार्बन चाहिए, इस पे तो नहीं है, तो ये भी नहीं शो करेगा। अब देखो डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है, मगर देखो ये sp3 से एंटर है, ये sp3 से एंटर है, इसके पास दो डिफरेंट बैलेंसी है CH3H, इसके पास भी दो डिफरेंट बैलेंसी है CH3H, तो ये शो करेगा। ये डबल बॉन्ड की वजह से नहीं शो कर रहा है, इसकी वजह से शो कर रहा है। अब ये नहीं शो करेगा, क्यों? इसके पास दो sp3 सेंटर तो है, मगर उनके पास डिफरेंट बैलेंसी नहीं है। sp3 सेंटर तो है, मगर उनके पास डिफरेंट बैलेंसी नहीं है। ये क्यों शो करेगा, समझ गए? डबल बॉन्ड की वजह से नहीं, इसकी वजह से शो कर रहा है। बताओ, सेलेक्ट द कंपाउंड विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बताओ। 2 मिथाइल पेंट 1 इन। अब देखो पेंट का मतलब हुआ 5 कार्बन, अब नंबरिंग डाल दो। अब वो कह रहा है 1 पे डबल बॉन्ड है, लगा दिया, और 2 पे मिथाइल है, लगा दिया। अब ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नहीं, इसकी दोनों बैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं शो करेगा। क्यों? डबल बॉन्ड है, हाँ है, मगर उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट बैलेंसी होनी चाहिए, यहां दोनों हाइड्रोजन है। अब इसको करो, 2 मिथाइल 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 इन। तो पहले तो ब्यूट बनाओ, ये बन गया ब्यूट। अब जो किस पर? 2 पर इन है, 2 पर डबल बॉन्ड बन गया। 2 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे क्या है? 3 पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल 3 पे है, ये लो, ये लो। अब देखो डबल बॉन्ड है, हाँ है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन पर डिफरेंट बैलेंसी है। देखो इस पे डिफरेंट बैलेंसी है, इस टर्मिनल पे डिफरेंट बैलेंसी है, ये सेम बैलेंसी है, ये सेम हो गई ना, CH3 तो सेम बैलेंसी है, तो ये भी नहीं शो करेगा। अब इसको करो, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब 2 पे मिथाइल है, तो 1 2, तो ये 2 पे मिथाइल है। अब ये शो करेगा? नहीं, ये भी नहीं शो करेगा। क्यों? C1 से लेके C7 तक साइक्लोएल्कीन आइसोमरिज्म नहीं शो करती, तो इसमें कोई नहीं शो कर रहा है। इसका आंसर नन होना चाहिए, ऑल नहीं, इसका आंसर नन। कोई भी आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। पेंट 1 इन है, 2 इन नहीं है बेटा, ये 1 है, 1 बना है, 2 नहीं बना है, ये 1 बना हुआ है। सेलेक्ट द कंपाउंड विच डज नॉट शो GI। अब इसमें कौन GI नहीं शो करेगा? तो देखो डबल बॉन्ड चेक करो, देखो यहां से करोगे VH VH V। अब देखो ये V है, ये V है, सेम प्लेन पे है, और टर्मिनल पे दो डिफरेंट बैलेंसी भी हैं, तो ये तो शो करेगा। हमें क्या चाहिए? नॉट शो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको करो, ठीक है, HVVH, तो ये देखो डिफरेंट प्लेन पे है, तो ये नहीं शो करेगा, ये डिफरेंट प्लेन पे है, देखो HVHVH है ना। अब इसको करो, HVHVH, ये सेम प्लेन पे है, शो करेगा। और हमें क्या चाहिए? जो ना शो करे। अच्छा, तो जो ना शो करे वो चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। क्यों? ये शो कर रहा है, तो ये वाला आंसर हो गया। ये नहीं शो कर रहा है ना, ये नहीं शो कर रहा है, देख लो। अच्छा, अब इस पे आओ, क्या ये शो करेगा? इसको चेक करो, डबल बॉन्ड है, डिफरेंट बैलेंसी है, हाँ है, ये डिफरेंट बैलेंसी है, नहीं, तो ये डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, ये डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा। क्यों?
ये दोनों सेम है, चेक करो। हाँ, तो डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, मगर गौर से देखो ये कार्बन शो करेंगे, ये वाले। साइक्लिक रिंग है, हाँ है। sp3 है, हाँ है। दो डिफरेंट वैलेंसी है, हाँ है। क्या? CH3H और ये देखो इतनी बड़ी रिंग, तो इसकी वजह से आइसोमेरिज्म मिलेगी। उसी तरह से इसकी वजह से आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो ये कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? इसकी वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं। क्यों? ये वैलेंसी और ये वैलेंसी क्या है? सेम। ये वैलेंसी सेम है, मगर रिंग की वजह से मिल रही है। मगर क्या है? रिंग की वजह से मिल रही है। क्यों? साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक रिंग के पास दो sp3 कार्बन है और उनके पास दो डिफरेंट वैलेंसी है। चेक करो, तो आंसर क्या होगा? ए। इसको करिए। अच्छा, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। ये तो सीट नंबर 15 है। बात समझ पाए सब लोग? कर लोगे? अब आ जाओ आज की पढ़ाई पे। अब आज का काम चालू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, बता देते हैं। लाओ अभी बता देते हैं। टेस्ट का सिलेबस ही पहले लिख देते हैं। टेस्ट का सिलेबस। ये देखो, अब टेस्ट का सिलेबस लिख देते हैं। देखो, लास्ट क्लास में आपने क्या किया था? पूरी 12th की फिजिकल केमिस्ट्री की थी। तो अब हम लोगों को क्या देना चाहिए? अब हम लोगों को क्या देना चाहिए? तो अब हम लोग टेस्ट में क्या क्या दे रहे हैं जरा देख लो, है ना। टेस्ट में क्या क्या दे रहे हैं? तो टेस्ट में हम लोग देने जा रहे हैं कंप्लीट आइसोमेरिज्म दे दें, क्योंकि अभी क्या है, कल परसों तक, मतलब 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। कंप्लीट आइसोमेरिज्म दे दें, या कंप्लीट 11th फिजिकल केमिस्ट्री दे दें, या फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर दे दें? बताओ। 3 ऑप्शन है। कंप्लीट 11th फिजिकल केमिस्ट्री दे दें, या 11th फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर दे दें, या फिर कंप्लीट आइसोमेरिज्म दे दें। क्या चाहते हो? IUPAC प्लस आइसोमेरिज्म मत लो यार, माइनर टेस्ट है। अच्छा, माइनर टेस्ट है, हाँ माइनर होगा, माइनर होगा। आइसोमेरिज्म कंप्लीट दे देता हूं, ठीक है। कंप्लीट आइसोमेरिज्म दे देता हूं, हाँ कंप्लीट आइसोमेरिज्म दे देता हूं। कंप्लीट आइसोमेरिज्म। अब उससे पहले हम लोगों को खत्म करना होगा कल परसों तक कंप्लीट आइसोमेरिज्म। कंप्लीट आइसोमेरिज्म, ठीक है। कंप्लीट आइसोमेरिज्म, तो कंप्लीट आइसोमेरिज्म टेस्ट में आएगा। कंप्लीट आइसोमेरिज्म टेस्ट में आएगा, संडे के टेस्ट में। ये संडे टेस्ट का सिलेबस है। संडे टेस्ट आप पढ़ाते हैं, सभी लोग जरा गौर से देखें, ठीक है। अब देखो, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर क्या होता है। अब सिन एंटी नॉमेनक्लेचर देखो, तो सबसे पहले सिन एंटी नॉमेनक्लेचर आएगा किसके किसके लिए, ये बात कर लेते हैं कि हाँ भाई किनके लिए सिम एंटी नॉमेनक्लेचर आएगा, सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो देखो किसके किसके लिए आएगा। एक आएगा ऑक्साइम के लिए, ऑक्साइम के लिए आएगा। ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम होता है C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और OH, ये, और यहां पर ऐसे दो फ्री वैलेंसी, इसको ऑक्साइम ग्रुप कहते हैं, इसको ऑक्साइम ग्रुप कहते हैं। अब इसका सिन कब बनेगा, एंटी कब बनेगा, जरा देखो। जैसे ये देखो, इस तरह से, ये देखिए H और OH सेम साइड है, सेम साइड है, तो बोला जाता है सिन। तो क्या बोला जाता है बच्चों उस फिगर का नाम? सिन। और यदि H और OH
अलग अलग साइड में है। नाइट्रोजन का OH और कार्बन का H अपोजिट साइड में है। ये देखो अपोजिट साइड में डायगनली है, ये देखो। तो उसको बोला जाता है ट्रांस। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जरा समझ लो। CHD क्या है जरा समझ लो। कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH सेम साइड में है, सेम साइड में है, तो आप बोलोगे सिन, SYN। क्लियर? दूसरा, कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH अपोजिट साइड में है, तो आप बोलोगे ट्रांस। नॉमेनक्लेचर समझ गए? तो उसको क्या बोलोगे? ट्रांस। कार्बन का H, कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH सेम साइड में है, तो सिन। कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH अपोजिट साइड में है, तो ट्रांस। सिन, ट्रांस। और ट्रांस को ही एंटी कहा जाता है। यदि बच्चा पूछे यार ट्रांस क्यों लिख रहे हो, तो ट्रांस को ही एंटी कहते हैं। ट्रांस को ही एंटी कहते हैं। यदि कोई बच्चा पूछ रहा है कि ट्रांस क्यों लिख रहे हो, तो ट्रांस और एंटी सेम है। ट्रांस और एंटी सेम है, और सिस और सिन सेम है। सिस और सिन सेम है। तो सिन एंटी, सिन एंटी कैसे करोगे? कार्बन का OH और कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH सेम साइड में है, तो सिन या सिस। कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH अपोजिट साइड में है, तो ट्रांस या एंटी। ये देखो, अब बताओ, बताओ भाई। अच्छा, ये ऑक्साइम वाले केस करो। एक मिनट, ऑक्साइम के केस किधर है? ऑक्साइम ये है, इसको ऊपर लाता हूं, इसको ऊपर लाता हूं। बताओ भाई, इसमें सिन एंटी बताओ सब लोग। इसमें बताओ। हाँ, ये तो गलत लिखा है, इसको छोड़ दो, ये पूरा गलत लिखा है ना। इससे बताओ, बताओ भाई, ये वाला बताओ, सी वाला। नाइट्रोजन का OH, कार्बन का H सेम साइड में है, तो इसको क्या नाम दोगे? सिन। इसको बताओ, कार्बन का H, अरे ये नॉमेनक्लेचर अभी बताया नहीं है ना? ये नॉमेनक्लेचर अभी बताया नहीं है, ये वाला रुक जाओ। ये दो ऑप्शन मत करो, इसका भी बताना बाकी है, ठीक है? A और D मत करिए, और C गलत लिखा है, तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन अभी करने हैं, मगर कब करने हैं बता दूंगा। अब इसका बताओ बच्चों, इसका बताइए, सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएं, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे बच्चे। ये बताओ क्या होगा? तो ये क्या होगा? एंटी होगा। क्यों? नाइट्रोजन का OH और कार्बन का H एंटी। अब इसका नाम बताओ। कार्बन का H, नाइट्रोजन का OH सेम साइड में है, तो क्या नाम होगा? सिन। क्या नाम होगा? सिन है। अच्छा, अब आप इसको बताइए, इसको बताइए, इसको बताइए अच्छे से, अपना जो भी समझ में आए। इसको बताइए, ये क्या नाम होगा? तो देखो, कार्बन का H, नाइट्रोजन का OH अपोजिट साइड में है, तो इसका क्या नाम होगा? एंटी। इसका क्या नाम होगा?
एंटी, है ना। इसका क्या नाम होगा, एंटी। यस। अब देखो बच्चों, अगला, अगली हेडिंग है सिन एंड एंटी नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर इन एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड। अब एजो कंपाउंड में सिन और एंटी नॉमनक्लेचर कैसे होता है, इसको बताता हूं। एजो कंपाउंड, तो भाई पहले एजो कंपाउंड होते क्या है। एजो कंपाउंड बच्चों ये होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक फ्री बैलेंसी ये, एक फ्री बैलेंसी ये एजो कंपाउंड होता है। अब ये दो फिगर बनाते हैं, कैसे, दोनों लोन पेयर सेम साइड, ये देखो, और फ्री बैलेंसी अलग साइड, और दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड, ये देखो। तो जब दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो सिन, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड है तो एंटी, दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो सिन, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड है तो एंटी, है ना। क्या है, लोन पेयर ऑफ बोथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम सेम साइड है, सेम साइड, तो क्या नाम दोगे, सिन। लोन पेयर ऑफ बोथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम सेम साइड, सिन, और अपोजिट साइड तो एंटी या ट्रांस, एंटी या ट्रांस। अब फिगर जैसे ये देखो, इधर सब लोग ध्यान दें, ये फिगर है, देखिए। अब आप अपने आप समझिएगा, मैंने आपको परेशान करने के लिए फिगर बनाया है। अब इसका नाम बताओ क्या होगा। तो दोनों दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो क्या नाम होगा, सिन। दोनों लोन पेयर कैसे है, सेम साइड है तो क्या नाम होगा, सिन। ये देखो, दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो क्या नाम होगा, सिन नाम होगा, है ना। लोन पेयर सेम साइड है तो सिन, लोन पेयर अपोजिट साइड है तो ट्रांस। नॉमेनक्लेचर बताओ, बताओ। अब दोनों लोन पेयर क्या है, अपोजिट साइड, क्या नाम दोगे, एंटी। दोनों लोन पेयर क्या है, सेम साइड, क्या नाम दोगे, सिन। दोनों लोन पेयर क्या है, अपोजिट साइड, क्या नाम दोगे, बताओ, एंटी। उसका आप निकालो, उसका आप निकालो, मैं पानी लेके आता हूं, है ना। अच्छा चलो इसका डिस्कस कर लेते हैं। दोनों लोन पेयर क्या है, सेम साइड, क्या नाम दोगे, सिन, क्या नाम दोगे, सिन। अब इसका आप निकालिए, ये वाला मत करिएगा, ये मत करिएगा, ये अभी कराऊंगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन अभी पढ़ाई नहीं है ना। आप चाहो तो एच से कर सकते, एच से कर सकते। इनका बताओ, इनका बताओ, ऊपर वालों का, ऊपर वालों का बताओ, मैं पानी लेके आता हूं। बताओ भाई,
देखिए लोन पेयर अपोजिट साइड में है, एंटी, लोन पेयर सेम साइड में है, सिन। अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कर लो, हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, एंटी, हाइड्रोजन सेम साइड में है, सिन, है ना। अच्छा, अब आप गौर से सुनो अगला नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इजेड नॉमेनक्लेचर। अब ये इजेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है और कब यूज किया जाता है, जरा समझिए। इजेड नॉमेनक्लेचर कब यूज किया जाता है, देखो जैसे ये कोई डबल बॉन्ड है, अब इस डबल बॉन्ड की चारों वैलेंसी अलग अलग है, ऐसे ऐसे। सिस और ट्रांस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सेम टाइप के ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो, और सेम टाइप के एटम या ग्रुप अपोजिट अरेंज हो। अपोजिट अरेंज है तो सिस, और सेम टाइप में, सॉरी, अपोजिट अरेंज है तो ट्रांस, और सेम टाइप में अरेंज है तो सिस। हम यही तो कहते हैं। जैसे ये देखो, हम इसको सिस बोलते हैं, आपको याद होगा मैंने पीछे पढ़ाया है, और इसको ट्रांस बोलते हैं, ऐसे। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांस बोलते हो। ये देखो ऐसे। तो ये क्या है, अपोजिट, तो ट्रांस बोल दिया। ये क्या है, सिस, क्यों, सेम साइड में है, सिस बोल दिया। ऐसा ही तो करते हो। मगर मान लो चारों बैलेंसी अलग अलग हो, तब कैसे करोगे, जैसे ये देखो, या चारों बैलेंसी अलग अलग हो नाइट्रोजन में, जैसे पीछे वाला केस था, मैंने आपको मना किया था कि अभी मत करो। ये देखो, अब यहां पे H लगा है, यहां पे OH लगा है, यहां पे CH3 लगा है, और यहां पे Cl लगा है। अब कैसे करोगे, तो जब चारों बैलेंसी अलग अलग होती हैं तब यूज किया जाता है इजेड। तब क्या यूज किया जाता है, इजेड नॉमेनक्लेचर। तो इजेड नॉमेनक्लेचर कब यूज करते हैं, तो पहली बात, इजेड नॉमेनक्लेचर यूज्ड कब, जब देखो डबल बॉन्डेड टर्मिनल, डबल बॉन्डेड एटम terminal have 4 different ग्रुप, एटम या लीगेंड, इनको लीगेंड भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप, एटम या लीगेंड, जो मनो बोल दो। जब डबल बॉन्डेड एटम की जो 4 बैलेंसी हैं, दो इधर दो इधर, इन पे चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, तो वहां पर हम इजेड नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। तो पहली बात आई कि इजेड नॉमेनक्लेचर यूज कब करते हैं, तो इजेड नॉमेनक्लेचर यूज कब करोगे, जब डबल बॉन्डेड से चारों बैलेंसी अलग अलग हो, जब डबल बॉन्डेड से चारों बैलेंसी अलग अलग हो, जब डबल बॉन्डेड से चारों बैलेंसी अलग अलग हो। ये देखो, अब वो डबल बॉन्ड चाहे जो हो, चाहे सीसी के बीच में हो, चाहे एनएन के बीच में हो, चाहे सीएन के बीच में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि डबल बॉन्डेड से चारों बैलेंसी अलग अलग हैं तो हम इजेड नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। अब ये इजेड नॉमेनक्लेचर किया कैसे जाता है, अब मैं ये पढ़ाता हूं। इजेड नॉमेनक्लेचर यूज कैसे होता है, अब बच्चों ये मैं पढ़ाता हूं। अब इसके रूल देखो, इसके रूल बताए थे किसने किसने, चैन, इन गोल्ड, ठीक है, पिलोंग, इसीलिए इसको CIP रूल कहते हैं। CIP का मतलब होता है, C का मतलब होता है चैन, साइंटिस्ट के नाम थे, I इन गोल्ड,
और पी प्रीलॉन्ग करके साइंटिस्ट, ये सब साइंटिस्ट के नाम थे, इसीलिए इसको बोलते हैं सीआईपी रूल। अब ये कैसे बताएगा, क्या समझाएगा, एक एक करके समझिएगा। देखो एक एक करके सारी बातें आप समझेंगे। पहला पॉइंट देखो, कंपेयर फ्री बैलेंसी में होगा। ये टर्मिनल 1 है, इनमें कंपेयर होगा। ये टर्मिनल 2 है, इनमें कंपेयर होगा। अब इनमें कंपेयर करके एक को 1 कहोगे, एक को 2 कहोगे। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। इनको कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, रूल अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। टर्मिनल 1 क्या आपस में कंपेयर होगा, टर्मिनल 2 का आपस में कंपेयर होगा। 1 और 2 का कोई कंपेयर नहीं होगा। हमेशा कैसा कंपेयर करोगे, टर्मिनल 1 का आपस में, टर्मिनल 2 का आपस में। तो इनके में नंबर डालोगे 1 2, इसी तरह इसमें भी नंबर डालोगे 1 2, 1 1 सेम साइड आ गए। 1 ऑफ टर्मिनल 1 and 1 of terminal 2 are same side, तो इसको बोलते हैं Z। और 1 of terminal 1 and 1 of terminal 2 in opposite side, तो इसको बोलते हैं E। और कंपेयर किस में करोगे, टर्मिनल 1 की 2 फ्री बैलेंसी का आपस में, टर्मिनल 2 की 2 फ्री बैलेंसी का आपस में। और इनमें नंबर दिए जाते हैं 1 2 1 2। और ये नंबर कैसे दिए जाते हैं ये मैं सिखाऊंगा, इसी को रूल कहते हैं। ये नंबर कैसे दिए जाते हैं ये मैं सिखाऊंगा, इसी को रूल कहते हैं। तो रूल नंबर 1, हम डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहते हैं, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। तो देखो गौर सुनना, रूल नंबर 1 क्या है, प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे, गौर से देखिए सब लोग, बहुत सिंपल से रूल है। प्रायोरिटी कैसे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर पूरा लिख देता हूं, नंबर ऑफ डायरेक्ट अटैच एटम, डायरेक्ट अटैच एटम हायर इट्स priority also higher। देखो जिसका डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच एटम का, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखो, प्रायोरिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के। इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखोगे, प्रायोरिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के। ये रूल नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर किसका, एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्ट अटैच एटम। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है, इधर H जुड़ा है, इधर Cl जुड़ा है, इधर OH जुड़ा है, ठीक है। ये देखो इधर Br जुड़ा है। अब डायरेक्ट अटैच नंबर का देखो, ये कार्बन है, डायरेक्ट अटैच कौन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। डायरेक्ट अटैच कौन है, Br का एटॉमिक नंबर 35। डायरेक्ट अटैच कौन है, हाइड्रोजन। अच्छा इन दोनों में अब कंपेयर करो, ये 8 है, ये 35 है, तो ज्यादा किसका है, इसका, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है। ये 1, ये अपने आप 2 हो गया। जब ये 1 हो गया तो ये अपने आप 2 हो गया। अच्छा अब इनका आपस में कंपेयर करो, डायरेक्ट अटैच एटम का एटॉमिक नंबर 1, डायरेक्ट अटैच एटम का एटॉमिक नंबर 17,
किसका ज्यादा है? इसका, तो इसको 1 मिलेगा, इसको प्रियोरिटी 2 मिलेगी। अब 1 सेम साइड है, 1 सेम साइड है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? जेड। 1 सेम साइड है, तो इसको क्या बोलोगे? जेड। तो पहला रूल क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा। पहले एटम का चेक करेंगे, डायरेक्ट अटैच एटम का चेक करेंगे। ये देखो, डायरेक्ट अटैच एटम का चेक करोगे। क्लियर है? रूल क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट अटैच एटम का आपको चेक करना है कि डायरेक्ट अटैच एटम का क्या है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा। इसको बताओ जरा, बताओ भाई, सब बच्चे बताएं कि इसको कैसे करोगे, इसको आप कैसे करोगे? सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है? बताओ भाई बच्चों, इसका आंसर मुझे दो। इसका आंसर मुझे दो, बताओ। अब क्या करो? कंपेयर करो। ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है। अब T1 की दोनों वैलेंसी, डायरेक्ट अटैच एटम कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है। डायरेक्ट अटैच एटम कौन है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। डायरेक्ट अटैच एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रियोरिटी 1, तो ऑटोमेटिक इसकी 2 हो गई। भाई ये 1 है तो ये 2 है। अच्छा, अब इनमें कंपेयर करो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसकी प्रियोरिटी 1, तो ऑटोमेटिक ये 2 हो गया। 1 और 1 कहां है? सेम साइड है, तो इसका क्या नाम रखोगे? जेड। 1 और 1 कहां है? सेम साइड है, तो इसका क्या नाम रखोगे? जेड। 1 और 1 कहां है? सेम साइड है, तो इसका क्या नाम रखोगे? जेड। इसको बताइए, इसको बताइए आप लोग, बताइए। डायरेक्ट अटैच एटम टर्मिनल 1, इसका कितना होता है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मान लो किसी को नहीं पता है, तो एफ का तो पता है। और डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। वैसे आयोडीन का कितना होता है? 53 होता है शायद, है ना? मगर हमें नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और इतना तो हमें पता है कि एफ पहले आता है, फिर Cl, फिर Br, फिर I, तो इसका मतलब I का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अच्छा, इसमें देखो, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, तो ये 1 और ये 2। अब 1 और 1 क्या है? सेम साइड है, तो क्या होगा? जेड। 1 और 1 क्या है? सेम साइड है, तो क्या होगा? जेड। अच्छा, अब रूल नंबर 2 देखो। अब रूल नंबर 2, इफ फर्स्ट एटम आर सेम इन बोथ वैलेंसी, यदि पहला एटम सेम हो जाए दोनों वैलेंसी में, तो क्या करोगे? देन चेक सेकंड, देन चेक सेकंड एटम, सेकंड एटम। और सेकंड चेंज सेम हो जाए, देन चेक थर्ड, थर्ड सेम हो जाए, देन चेक फोर्थ, देन चेक सेकंड एटम। इफ सेकंड चेन सेम हो जाए, सो ऑन, इसी तरह से करते रहोगे आप। यदि पहला एटम सेम हो जाए तो दूसरा एटम चेक करो कि दूसरे एटम में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। दूसरा सेम हो जाए तो तीसरा चेक करो। इफ सेकंड एटम आल्सो सेम एटॉमिक नंबर, देन चेक थर्ड, थर्ड एटम, and so on, and so on.
इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। यदि पहला सेम हो गया दूसरे में चले जाओ, दूसरा सेम हो गया तीसरे में चले जाओ, तीसरा सेम हो गया चौथे में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल जरा ये देखो, अब जैसे मैंने ये कर दिया, ये देखो, चेक करो, अब देखो, अब ये क्या बना है, ये ऐसे बना है, ये क्या बना है, ये ऐसे बना है। अब पहला सेम, ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब दूसरे एटम पे जाओ, तो इसका दूसरा एटम कौन है, कार्बन, कार्बन का कितना है 6, इसका दूसरा एटम कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो प्रियोरिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी 1 प्रियोरिटी, इसकी 2 प्रियोरिटी। पहला सेम हो गया तो दूसरे का चेक कर लो। अब इसमें आओ, पहला ये कैसे दिख रहा होगा, ये रियलिटी में क्या है, ये रियलिटी में ऐसे है ना, रियलिटी में ये ऐसे है, ये रियलिटी में कैसे है, ऐसे है। अब पहला सेम है, दूसरे में जाओ, दूसरा कौन है, कार्बन, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 होता है, कार्बन 6 होता है, तो ये 8 है ये 6 है, तो ये ज्यादा हुआ, इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी 2। अब 1 1 कहाँ है, अपोजिट साइड है, 1 1 कहाँ है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है तो क्या नाम होगा, ई। 1 1 कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड है तो क्या नाम होगा, ई, है ना। पहला सेम दूसरा चेक करो, दूसरा सेम तीसरा चेक करो, तीसरा सेम चौथा चेक करो, चौथा चेक करो। ठीक है, कर लोगे, क्या आप कर लोगे, कर लोगे तो जरा ये बताओ, कर लोगे तो ये बताओ, कर लोगे तो ये बताओ, सब लोग आंसर बताएं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखो इन दोनों में कौन होगा, ये 1 ये 2, कैसे भाई, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये आयोडीन है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अब ये 1 ये 2, अब मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 1 सेम साइड है तो क्या होगा, जेड। इसको करो, ये 1 ये 2, आपस की बैलेंसी में कंपेयर करना है, टर्मिनल 1 की 2 बैलेंसी में कंपेयर करना है, नंबरिंग करनी है, टर्मिनल 2 की 2 बैलेंसी में नंबरिंग करनी है, ये 1 ये 2। अब दोनों क्या है, सेम साइड जेड, दोनों क्या है, सेम साइड जेड। अब इसमें करो, देखो कार्बन हाइड्रोजन तो ये ज्यादा है, ये टर्म ये 1 ये 2। अब इसमें देखो पहला एटम ऑक्सीजन और दूसरा एटम, इसमें ऐसे ही करोगे, पैरेलल लाइन खींच लोगे, ये देखो ऐसे पैरेलल लाइन खींच लो ऐसे। अब एक बैलेंसी ये है, एक बैलेंसी ये है। अब इससे अटैच एटम कौन है, ऑक्सीजन 8, इससे अटैच एटम कौन है, कार्बन 6, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, इसका, तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया, ये 1 हो गया ये 2। डबल बॉन्ड के पैरेलल लाइन खींच ली, ये एक बैलेंसी हो गई वो एक बैलेंसी हो गई, ठीक है। डबल लाइन के पैरेलल लाइन खींच ली, ये एक बैलेंसी हो गई ये एक बैलेंसी हो गई। 1 2 3 4 नहीं डाला जाता है, आदर्श प्रभु मैंने आपको पहले ही बताया है, टर्मिनल 1 की 2 बैलेंसी है, उन दोनों बैलेंसी के बीच में प्रायोरिटी लगेगी, टर्मिनल 2 की 2 बैलेंसी है उनके बीच में प्रायोरिटी लगेगी, चारों का आपस में प्रायोरिटी नहीं लगानी है भाई, 4 बैलेंसी होंगी तब प्रायोरिटी लगाओगे ना, 1 2 3 4 बैलेंसी 2 है, इस टर्मिनल का इस टर्मिनल से कोई देना नहीं है भाई, इस टर्मिनल में 2 बैलेंसी हैं उनमें प्रायोरिटी लगा दो, इस टर्मिनल में 2 बैलेंसी है उनमें प्रायोरिटी लगा दो। प्रायोरिटी लगाने के लिए एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, आइसोमरिज्म का रिलेशन है। अब 1 और 1 अपोजिट साइड में है तो ई हो गया, 1 और 1 अपोजिट साइड में ई हो गया। कोई साइक्लिक होगा तो कैसे करोगे, एक स्ट्रेट लाइन काटोगे, और सेंटर जो कॉमन कार्बन है वो क्या है, दोनों में सेम है,
कॉमन कार्बन जो है ये वाला कार्बन, ये दोनों में सेम है, इसके बेसिस पे प्रियोरिटी नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि ये आधा इधर रहेगा आधा उधर रहेगा, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। अच्छा आप जिद कर रहे हो तो मैं एक और पूछ लेता हूं, नहीं तो मैं ना पूछता। अब करो। टर्मिनल कार्बन एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? इसका। ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। भाई इसका 9 होता है, इसका 1 होता है। अब इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का 6, ये 1 हो गया ये 2 हो गया। एटॉमिक नंबर का देखो रूल बता देता हूं, यदि किसी को ना पता हो, वैसे तो सारे बच्चों को पता है। देखो एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, जेड, और पहला पॉइंट पीरियोडिक टेबल में, और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करता है ना, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करता है। अब डाउन द ग्रुप जाओगे तो भी ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये लेफ्ट टू राइट है भाई। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, 1 1 सेम साइड है तो क्या होगा? जेड। इसको करो, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन छोड़ दो, दूसरा एटम हाइड्रोजन 1, इसका दूसरा एटम ऑक्सीजन 8, तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया। पहला कार्बन छोड़ दो, दूसरा Cl FBr, ये तीनों है, सब दूसरे हैं। ये देखो ये ऐसे लिखा है ना। अब इसका दूसरा देखो भाई, ये टफ एग्जांपल है। देखो देखना, पहला सेम छूट गया, दूसरा आई का सबसे ज्यादा होता है, और यहां BrCl है, तो ये क्या होगा? इसकी प्रियोरिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी। क्यों? इसका दूसरा एटम सबसे ज्यादा है, आई का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो पहला सेम है तो दूसरा चेक करो, और इसका दूसरा क्या है? ये। अब इसमें से कोई भी दूसरा मान लो, चाहे तुम Br को दूसरा मान लो, चाहे F को मान लो, चाहे Cl को मानो, जिसको भी मानोगे सबका एटॉमिक नंबर इससे कम है, इसलिए 1 ये 2। अब 1 और 1 क्या है? अपोजिट साइड, तो ये क्या आएगा? E। 1 और 1 क्या है? अपोजिट साइड, ये क्या आएगा? E। अब इसमें देखो, कार्बन कार्बन सेम, इसके पास कार्बन, अब कार्बन के पास क्या होगा? अगला एटम क्या होगा? हाइड्रोजन, तो ये 1 हो गया। बात समझ पाए? अरे भाई ये ऐसे लिखा है, फिर ये ऐसे लिखा है, ये क्या लिखा है? ऐसे। अब फिर क्या होगा? हाइड्रोजन, इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो पहला सेम, दूसरा कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तो ये ऊपर हो गया। पहला सेम हो गया, छोड़ दिया, दूसरा चेक किया, कार्बन है, कार्बन का क्या होता है? 6। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। 1 1 अपोजिट साइड E, 1 1 अपोजिट साइड E। कर लोगे? कर लोगे? बच्चों ने कहा सर कर लेंगे, मैंने कहा अच्छा। तो ये बताओ रूल नंबर 3, इफ isotopes attached with टर्मिनल या डबल बॉन्डेड, यदि मान लो आइसोटोप अटैच हो तो जब पहला और दूसरा रूल फेल हो जाए, रूल नंबर 1 एंड 2 फेल हो जाए, इनसे काम नहीं चल रहा है, इनसे आप निकाल ही नहीं कर रहे हो, पहला और दूसरा रूल ना लगे, फेल हो जाए, नहीं लग रहा है, तब हम इसको लगा देते हैं। और ये कैसे लगेगा? प्रियोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास, प्रियोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के। ये किसके केस में लगता है? ये आइसोटोपिक के केस में लगता है। जब आइसोटोपिक हो, जैसे ये देखो
जब आइसोटोपिक हो। अब हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, लो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। अब क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। अब ये आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर कितना 1, एटॉमिक नंबर कितना 1, और बाकी कोई अटैच एटम है नहीं। एटॉमिक नंबर कितना 17, एटॉमिक नंबर कितना 17, बाकी कोई अटैच एटम है नहीं। तो मास किसका ज्यादा है, इसका। क्यों, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम 1H2 होता है, हाइड्रोजन 1H1 होता है। तो ये 1, ये 2। अब ये 35 है, ये 37 है, तो ये 1, ये 2। 1 1 सेम साइड में है, जेड 1 1 सेम साइड में है, जेड। तो ये कब लगेगा, जब आइसोटोपिक का केस हो, इफ आइसोटोप्स अटैच विद डबल बॉन्ड। जब आइसोटोप्स अटैच होंगे तब होगा कि भाई अब एटॉमिक नंबर से काम चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तब मास से चेक करोगे। जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी हाई। अच्छा, एक तो तुम लोग ये कह देते हो कि एक क्वेश्चन दे दो, एक तो आप लोग ये कह देते हो कि एक क्वेश्चन दे दो। तो भाई लो, भाई लो और बताओ, और बताओ। आइसोटोप्स है, बताओ बताओ भाई क्या होगा। ई होगा कि जेड होगा, सब लोग लिख के दो। ई होगा कि जेड होगा। ऑक्सीजन के आइसोटोप लगे हैं 16 और 18, कार्बन के आइसोटोप लगे हैं 12 और 14। बताओ। तो भाई ये आइसोटोप है, तो आइसोटोप में क्या चेक करोगे, मास। 18, 1 2, इनमें 14, 1 2, 1 1 अपोजिट साइड में है, 1 1 अपोजिट साइड में है, ई 1 1 अपोजिट साइड में है, ई। अच्छा, अब लास्ट एंड फाइनल रूल, लास्ट एंड फाइनल रूल क्या है देख लो। If multiple bond attached, multiple bond functional group या alkyl group attached, तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं जरा गौर से समझिए। देखो, जितने मल्टीपल बॉन्ड उतने एटम, नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जितने मल्टीपल बॉन्ड है उतने ही वो एटम है। जितने बॉन्ड बना रखा है इसका मतलब उससे उतने ही एटम अटैच है, इसका मतलब उससे उतने ही एटम अटैच है। जैसे देखो, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है, ऐसे। अब मान लो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, एक कार्बन नहीं। जितने बॉन्ड बना रखा है उतने ही एटम अटैच है, बस। ये देखो, जैसे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं ऐसे, इसका मतलब क्या है, इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच है, ऐसे ऐसे। और चेक क्या करना है, वही एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये बना है, ये देखो, ये देखो। अब मैंने कहा नंबरिंग करो, नाम बताओ। अब नाम देखो कैसे कर रहे हो,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब क्या है? कार्बन से 2 ऑक्सीजन ये है और 1 ये है। अब नंबरिंग करो, मतलब प्रायोरिटी लगाओ। पहला एटम सेम, दूसरा एटम सेम, दूसरा एटम, तीसरा, पहला एटम सेम, दूसरा एटम सेम, दूसरा एटम सेम, तीसरा एटम सेम, तीसरा एटम सेम, चौथा एटम H, यहां ऑक्सीजन। तो ये जीत गया, ये जीत गया। अभी तक सारी चीजें सेम हो रही थी, ये जीत गया। क्यों? ये 8 है, ये 1 है, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2। अब इसमें चेक करो, इसका मतलब क्या है? इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 3। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 2, है कि नहीं? इससे 3 कार्बन, इससे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। अब देखो, पहला 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 सेम, दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन। तो ये आ गया 8, ये आ गया 1। तो ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया ना। देखिए, इसको फिर से समझ लो, इसको फिर समझ लो। जिसने जितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब उससे उतने ही वही एटम अटैच है। जिसने जितने बॉन्ड, जैसे कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच है। भाई 4 बैलेंसी है ना कार्बन की, तो इसका मतलब 3 बैलेंसी पे नाइट्रोजन। अब जैसे यहां देखो, इस कार्बन की 3 बैलेंसी है, तो इसका मतलब 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3। इसकी 2 बैलेंसी पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब इस पे 2 कार्बन अटैच है, ये देखो। अब आपने देखा पहला एटम सेम हो गया, तो इससे तो निकलेगा नहीं। देखो, पहला पहला सेम, फिर सेम, फिर सेम, अब ये 6 और ये 1, ये जीत गया 1 2। ऐसे करना है। अब यहां पर भी देखो, ये और ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये H, ये O, 8, ये जीत गया, ये 1 हो गया। 1 1 क्या है? अपोजिट, तो नाम क्या आ गया? E। 1 1 क्या है? अपोजिट, तो नाम क्या आ गया? E। सर दोनों साइड सब कुछ सेम हो जाए तो, प्रभु सब कुछ सेम हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकली नहीं शो करेगा, तो उसका ईजेड नाम क्या रखोगे? दोनों साइड सब कुछ सेम हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकली नहीं शो करेगा, ईजेड नाम क्या रखोगे? और दोनों साइड सेम हो गया तो प्रभु आपको पता है कि हम सिस ट्रांस कर देंगे, है ना। अब देखो, करके देखते हैं, करके देखते हैं। आप लोग करिए, आप लोग करिए, करो, जल्दी जल्दी करिए। देखो, ये एटॉमिक मास ज्यादा है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पहला एटम सेम, दूसरा एटम सेम, सब कुछ सेम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो इजेड कहां से होगा, है ना। इस पर तो इजेड होगा ही नहीं, इस पे आओ, इस पर भी इजेड नहीं होगा, सेम है। इस पे आओ, इस पर भी इजेड नहीं होगा, सेम है। क्या फर्जीपना फैला रखा है। इस पर चेक करो, ये 1, ये 2, ठीक है। अब इस पे चेक करो, ये क्या है? कार्बन, ये क्या है? ऑक्सीजन, तो कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, ये 1, ये 2, तो 1 1 सेम साइड जेड, 1 1 सेम साइड जेड। इसको करो, इसको करो। देखो, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Cl, Br। अब Br का ज्यादा होता है, Cl का कम होता है, तो ये 1, ये 2। कार्बन कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा हो गया, ये 1, ये 2। 1 1 अपोजिट साइड E, 1 1 अपोजिट साइड E। अब इसका करो भाई, देखो पहले इसका करते हैं। कार्बन कार्बन कुछ नहीं, इससे ऑक्सीजन अटैच है 8,
इससे कार्बन अटैच है तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है 1 और ये 2। कार्बन कार्बन कुछ नहीं, CH3 CH3 कुछ नहीं, CH3 CH3 कुछ नहीं, CH3H ये ज्यादा हो गया तो ये 1 ये 2। अब 1 1 क्या है, सेम साइड है Z। 1 1 क्या है, सेम साइड है Z। इसको करो, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन से 2 ऑक्सीजन, कार्बन से कार्बन तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है 1 2। कार्बन कार्बन कट गया। अब इसका मतलब क्या है, इससे 3 नाइट्रोजन अटैच है और इसका मतलब क्या है, इससे 2 कार्बन अटैच है तो भाई नाइट्रोजन का ज्यादा होता है तो ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। 1 1 सेम साइड है Z। अब अच्छा उधर कोई नहीं है, इसको करो, इसको करो, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन से 2 ऑक्सीजन, कार्बन से 2 ऑक्सीजन सेम, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा होता है, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन, मगर इस कार्बन से 1 ऑक्सीजन है, इस कार्बन में 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है ये भाई, ये ऐसे बना है, ये चीज है, ये चीज तो एक ऑक्सीजन सेम, दूसरा ऑक्सीजन और इसमें क्या है, दूसरा हाइड्रोजन, ये ऐसे बना है ना, चेक करो, ये ऐसे है, ऐसे तो कार्बन कार्बन कैंसिल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ये जीत गया, ये 1 ये 2, 1 1 अपोजिट साइड ई। बात समझ पाए? करो, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये सब हम रूल तो पढ़ा चुके हैं, आप क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन करिए। देखो Cl ये तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तो एटॉमिक नंबर। अब देखो इसका मतलब क्या है, 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 कार्बन, पहला एटम सेम, दूसरा कार्बन कार्बन ये भी सेम, तीसरा फिर कार्बन सेम, फिर कार्बन सेम। अब इस कार्बन से कार्बन अटैच है, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ये देखो ऐसे, तो इस कार्बन से कार्बन अटैच है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो ये जीत गया, ये 1 ये 2। फिर से देखो, पहला पहला सेम, दूसरा कार्बन कार्बन, फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से कार्बन तो ये जीत गया, सेम होता जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे, सेम होता जाए आगे बढ़ते चले जाओ। अब 1 और 1 क्या है, सेम साइड है Z। इसको कर लो लास्ट एंड फाइनल, कार्बन कार्बन, इस कार्बन से 2 कार्बन, अब इस कार्बन से भी 2 कार्बन, एक ये तो कार्बन कार्बन सेम, फिर कार्बन सेम, फिर कार्बन। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन से एक और कार्बन है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब यही यहां पे है, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, क्यों, यही वाला तो लिखा है यार वहां, यही वाला तो लिखा है वहां, तो ये क्या हो जाएगा ई। कर लोगे तो बस इतना मैंने बता दिया है। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ, बड़ा टफ है, बच्चा कह रहा बड़ा टफ है, क्या नाम है, लल्लन बेटा यार तुम भी बेवकूफ हो, कहां टफ है, बस एटॉमिक नंबर का ही कंपेयर करना है, टफ कहां है, एटॉमिक नंबर का ही कंपेयर करना है ना। क्वेश्चन तो अब मैं पूछूंगा, बताओ
इसमें बताओ, लो टफ कहाँ है, टफ तो अब मैं दूंगा बेटा, मुन्ना मुन्ना, टफ तो अब मैं दूंगा। ओ तेरे की पूरा हट गया। बताओ, हर डबल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर करो, हर डबल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर करो। ई कौन है, जेड कौन है, ई कौन है, जेड कौन है, या सिस कौन है, ट्रांस कौन है। सिस ट्रांस कर दो या ई जेड कर दो, सिस ट्रांस हो जाएगा, सिस ट्रांस करो। देखो एच इधर है तो इधर का एच कहां होगा, इधर होगा। क्यों भाई, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 120 एंगल। ये sp2 है ना, sp2 का मतलब होता है प्लेनर, और प्लेनर का एंगल कितना होता है 120, और 120 एंगल है, इसका मतलब ये तीनों बैलेंसी ऐसे अरेंज होंगी, ये 120, ये 120 और ये 120। तो यदि एक बैलेंसी नीचे की ओर है तो दूसरी वाली ऊपर की ओर होगी, जैसे ये नीचे की ओर है तो दूसरी वाली ऊपर की ओर होगी, क्योंकि 120 एंगल बनना चाहिए ना। तो ये और ये देखो कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस। अब देखो ये ऊपर की ओर बैलेंसी है तो हाइड्रोजन किधर होगा, नीचे की ओर। ये नीचे की ओर बैलेंसी है तो हाइड्रोजन किधर होगा, ऊपर की ओर। ये भी क्या है, ट्रांस। ये ऊपर की ओर बैलेंसी है तो हाइड्रोजन किधर होगा, नीचे की ओर। ये नीचे की ओर बैलेंसी है तो हाइड्रोजन किधर होगा, ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांस। ये ऊपर की ओर बैलेंसी है तो हाइड्रोजन किधर होगा, नीचे की ओर। ये ऊपर की ओर बैलेंसी है तो हाइड्रोजन किधर होगा, नीचे की ओर। दोनों सेम साइड है, सिस। अब यहां देखो, अब यहां सिस ट्रांस नहीं आएगा, इजेड आएगा। क्यों, चारों डिफरेंट है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये नीचे की ओर है तो हाइड्रोजन किधर होगा, ऊपर की ओर। अब ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 1 1 कहां है, अपोजिट साइड, तो ये क्या होगा, 1 1 कहां है, अपोजिट साइड, तो ये क्या होगा, ई। तो ये देखो इनके नॉमेनक्लेचर आए, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे काउंट करोगे, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म खत्म। अब देखो टोटल आइसोमर कैसे निकाले जाते हैं, जरा गौर से समझो। सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है, एन। एन क्या होता है, गौर सुनो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म शो करने वाले सेंटर, सेंटर वो सेंटर के नंबर है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाले सेंटर, या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाले सेंटर, एन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाले सेंटर। अब वो क्या होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आती है, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला सेंटर। इसके रिस्पेक्ट में डबल आइसोमरिज्म आती है, इसके रिस्पेक्ट में आइसोमरिज्म आती है। डबल बॉन्ड में कितने केस हैं, ध्यान है, इसके रिस्पेक्ट में आइसोमरिज्म आती है। तो ये आइसोमरिज्म शो करने वाले सेंटर है। या फिर स्पाइरो के रिस्पेक्ट में आइसोमरिज्म आती है। डबल बॉन्ड किससे रिप्लेस हो गया, स्पाइरो से। डबल बॉन्ड किस पे रिप्लेस हो गया, बेंजीन रिंग से। ध्यान है, ये देखो डबल बॉन्ड किससे रिप्लेस हो गया, कुमुलेटिव से। ये देखो ऐसे,
तो ये यहां से यहां तक पूरा सेंटर बनेगा, एक सेंटर बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाले सेंटर काउंट करने हैं, और उनका नाम रखा है हमने क्या, एन। पहले बात समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, सब लोग देखना, पहले आप मेरी बात समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। निकालते कैसे हैं वो तो 1 सेकंड में आ जाएगा जब आप बात समझ जाओगे। ये देखो, अब बताओ, एक सेंटर ये है जिसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, एक सेंटर ये है जिसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो टोटल सेंटर कितने हैं, 2 सेंटर है, 2 जीआई सेंटर है जिनके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से सिस ट्रांस मिल सकता है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मिल सकती है। अच्छा, जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, अब इसको देखो, सब बच्चे जरा ध्यान से देखें। अब देखो, इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है, क्यों, टर्मिनल कार्बन के पास डिफरेंट वैलेंसी, टर्मिनल कार्बन के पास डिफरेंट वैलेंसी। तो एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, सी डबल बॉन्ड एन भी तो शो करता है। तो टोटल कितने सेंटर है, 2 सेंटर है। टोटल कितने सेंटर है, 2 सेंटर है। पहले सेंटर काउंट करना सिखा रहा हूं। अच्छा, अब इसमें काउंट करो कितने सेंटर है, सारे बच्चे इसमें काउंट करेंगे। इसमें कितने सेंटर है जो आइसोमरिज्म शो करा सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को काउंट करना है, अच्छे से काउंट करना है, गड़बड़ मत कर देना, मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, अब देखो, एक तो डबल बॉन्ड ये है, क्यों, टर्मिनल कार्बन पे 2 डिफरेंट वैलेंसी, CH3H, टर्मिनल कार्बन पे 2 डिफरेंट वैलेंसी, CH3, और ये पूरा, तो एक सेंटर ये हो गया। ये सेंटर आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग है, C1 से लेके C7 तक साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता। अब एक सेंटर ये है, sp3 कार्बन और 2 डिफरेंट वैलेंसी, HCH3, ये दोनों मिलके एक सेंटर होते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों मिलके एक सेंटर होते हैं। तो एक सेंटर यहां मिला, एक सेंटर यहां मिला, एक सेंटर यहां मिला, एक सेंटर यहां मिला, तो हमें 2 सेंटर मिल गए। हमें क्या मिल गए, 2 सेंटर मिल गए। अब देखो, कुमुलेटिव, ये पूरा डबल बॉन्ड का सक्सेसिव डबल बॉन्ड मिलके एक सेंटर माना जाता है। ये देखो, अब यहां कितने सेंटर है, ये पूरा मिलके एक सेंटर माना जाता है, सक्सेसिव डबल बॉन्ड मिलके एक सेंटर माने जाएंगे। इसी तरह सक्सेसिव स्पाइरो मिलके एक सेंटर माने जाएंगे। अब ये पूरा मिलके एक सेंटर माना जाएगा। ये देखो, 2 सेंटर नहीं माने जाएंगे। इसी तरह रिंग है, यदि ये सक्सेसिव रिंग है तो ये मिलके एक सेंटर माने जाएंगे जब तक बीच में ब्रेक नहीं होंगे। ये देखो, अब यहां से यहां मिलके ये एक सेंटर माने जाएंगे। ऐसे 2 सेंटर कब माने जाएंगे, जैसे ये हो जाए, गौर से देखिएगा आप। देखो बच्चों, अब ये 2 सेंटर कब माने जाएंगे, जैसे इसको देखो, ये देखो बीच में सिंगल आ गया, अब सक्सेसिव बॉन्ड आ गए, ये देखो, है ना, अब बीच में फिर सिंगल आ गया, अब ये देखो, तो ये एक सेंटर, अब ये पूरा एक सेंटर, अब ये एक सेंटर, 3 सेंटर हो गए। क्यों, पूरा सक्सेसिव एक सेंटर होता है। अब इधर इधर सिंगल आ गया ना, तो ब्रेक हो गया, तो एक सेंटर एक सेंटर एक सेंटर, तो टोटल 3 सेंटर, टोटल 3 सेंटर। पहले एन काउंट करना आना चाहिए, एन काउंट करना आता है तो क्वेश्चन खत्म है, एन काउंट करना आता है तो क्वेश्चन खत्म है, एन काउंट करना आता है तो क्वेश्चन खत्म है। देखो,
मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बताइएगा, इसमें कितने सेंटर है? इसमें आपको सबको बताना है कितने सेंटर है। अच्छे से सब लोग काउंट कर लेना और मुझे बता देना। बताओ कितने सेंटर है भाई, सब लोग बताओ। एक एक पूरा सेंटर ये और एक सेंटर ये, टोटल कितने सेंटर है? टोटल 3 सेंटर है। टोटल कितने सेंटर है बच्चों? 3। अच्छा, यदि 3 सेंटर है तो बस काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1, यदि अनसिमेट्रिकल इंड हो, मतलब ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है, एक जैसा नहीं है। आप मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, लेफ्ट वाले सारा पोर्शन, राइट वाला सारा पोर्शन यदि इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। जैसे ये देखो, आप कहीं से भी लाइन खींच लो, जैसे ये खींच ले, ये क्या हुआ? लाइन ब्रेक। अच्छा, ब्लैक कैसे आ रही है? ये कलर चेंज। अब इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट देखो सेम है, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड CH3 Cl, सेम नहीं है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। इसमें भी कहीं लाइन खींच लो बीच में, कहीं भी जहां पर आपको सही लगे। भाई इवन ऑड नंबर देख लो, आधे पे खींचो, आधे पे। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 एटम है तो 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए। और एटम के ऊपर से खींच सकते हो, एटम के बीच में खींच सकते हो, बॉन्ड के बीच में खींच सकते हो, चाहे जहां खींचो। अब देखो इधर और इधर सेम है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। इधर पीएच है, फिनाइल रिंग, उधर Cl है, अनसिमेट्रिकल। टर्मिनल अनसिमेट्रिकल है, ये देखो टर्मिनल अनसिमेट्रिकल है ना? तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। यदि अनसिमेट्रिकल केस है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 की पावर n, वेयर n क्या है? वेयर n क्या है? मैंने अभी पीछे पढ़ाया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिक सेंटर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले सेंटर। अब ये कितने हैं? यहां पर देखो कितने हैं, 1 2 2 है, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, तो इसके आइसोमर क्या होंगे? 2 की पावर 2। टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 4। 2 की पावर 2, टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 4। अच्छा, यहां पे चेक करो, अनसिमेट्रिकल है, 1 2 3, 2 की पावर 3, टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 8। 2 की पावर 3, टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 8। यदि अनसिमेट्रिकल केस है तो अनसिमेट्रिकल केस के टोटल आइसोमर 2 की पावर n होते हैं। ये कब होगा? अनसिमेट्रिकल इंडो। ध्यान रखना, ये कब होता है? जब अनसिमेट्रिकल इंडो। क्या होता है? ध्यान रखिए, नोट, अनसिमेट्रिकल इंड होना चाहिए, मतलब सेम टर्मिनल सेम नहीं होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल टर्मिनल, टर्मिनल अनसिमेट्रिकल टर्मिनल अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट हो, तब ये होगा। अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। और इसको देखने का रास्ता क्या है? सीधा कहीं से एक लाइन ड्रा कर दो और लेफ्ट और राइट वाले पार्ट देख लो इक्वल है या नहीं। करो भाई, बताओ क्या सिमेट्रिकल इंड है? अनसिमेट्रिकल इंड है। देखो इधर नाइट्रोजन है, इधर है ही नहीं, तो बताओ कितने आइसोमर होंगे इसके? 1 2, कितने आइसोमर होंगे? 4।
उसके सब लोग निकालो, निकालो जरा एक बार। हाँ, इसके कितने होंगे बच्चों? 1 2, 2 की पावर 2, कितने होंगे? 4। यस, बताओ इसके। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ भाई। ये टफ क्वेश्चन है, बताओ। पहले देखो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है, HCS3। तो एक तो ये हो गया, एक स्पाइरो हो गया। ये है नहीं, टर्मिनल सेम है, दोनों बैलेंस ही सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकली कहां शो करेगा? दोनों बैलेंस ही सेम है, ज्योमेट्रिकल कहां शो करेगा? ऐसा ना हो कि झोंक में तुम डबल बॉन्ड काउंट कर रहे हो, झोंक में डबल बॉन्ड नहीं काउंट करने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले सेंटर काउंट करने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले सेंटर काउंट करने हैं, डबल बॉन्ड नहीं काउंट करने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले सेंटर काउंट करने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले सेंटर काउंट करने हैं। अच्छा, इसमें बताओ, ये डिफरेंट बैलेंस ही है, एक यहां पर भी, एक दो, दो सेंटर है ना? हाँ, ये वाला बताओ भाई, इसको बताओ। डिफरेंट बैलेंस ही है, एक सेंटर ये हो गया, डिफरेंट बैलेंस ही है, एक सेंटर ये हो गया। ये सेंटर होगा नहीं, ये सेंटर होगा नहीं, दोनों बैलेंस ही सेम है। अच्छा, अब यदि मान लो टर्मिनल सेम हो, सिमेट्री हो, जैसे ये देखो, आप कोई भी लाइन ड्रा करो, कहीं से भी ड्रा करो। अब देखो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है, आप चेक करो। कार्बन कार्बन, कार्बन से अटैच Br, कार्बन से अटैच Br, कार्बन से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH CH CH3 CH3, इक्वल है। इसको देखो, इसमें भी लाइन ड्रा कर लो, अब चेक कर लो। नहीं, मान लो किसी को लाइन ड्रा करने में दिक्कत आए तो अपोजिट ऐसे चेक करना शुरू करो। कार्बन कार्बन, CH2 CH2, CH CH, CH CH सेम है। इधर इधर से लेफ्ट से चलते चले जाओ, राइट से चलते चले जाओ और मैच करते जाओ, सिमेट्री है। तो जब सिमेट्रिकल होगा तब क्या होगा? तो अब जरा उसका समझो कि यदि सिमेट्रिकल है टर्मिनल तो कैसे करोगे। देखो, गौर सुनो, है ना? इफ टर्मिनल इज सिमेट्रिकल, एक जैसा हो, सिमेट्रिकल, तो जब सिमेट्रिकल होगा तो आप ये चेक करोगे n की वैल्यू ऑड है या इवन। यदि n ऑड है तो टोटल GI का फार्मूला ये होगा, टोटल GI क्या होंगे? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। क्या? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। और यदि टर्मिनल इवन है, यदि n की वैल्यू इवन है तो टोटल GI होंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। यदि क्या है? यदि हमारा n इवन है, तो यदि टर्मिनल कैसा है? कैसा है? सिमेट्रिकल। यदि टर्मिनल सिमेट्रिकल है तो n चेक करना पड़ेगा, ऑड है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 बाई 2। यदि इवन है n तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। अब करो, देखो सिमेट्रिकल है। अब सेंटर निकालो, 1 2,
दो सेंटर है, तो दो सेंटर का मतलब इवन है, इवन है तो क्या होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होगा 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 0। 2 की पावर 1 का 2 और किसी की ऊपर 0 की 1। टोटल कितने आइसोमर आए 3। टोटल कितने आइसोमर आए 3। सिमेट्री देखो, सिमेट्री दोनों तरफ से देखनी है। आप टर्मिनल से सेंटर की ओर चलोगे, टर्मिनल से सेंटर की ओर चलोगे सिमेट्री देखते हुए। इधर से देखते जाओ, ये सेम, फिर दूसरा कार्बन सेम, तीसरा कार्बन सेम, चौथा कार्बन सेम, सिमेट्रिकल है। ऐसे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। लेफ्ट से चेक करते जाओ, राइट से चेक करते जाओ, लेफ्ट से चेक करते जाओ, राइट से चेक करते जाओ, सेंटर तक आ जाओ बस। अब इसमें निकालो सेंटर, देखो कितने हैं 1 2 2 हैं, तो n की वैल्यू क्या है इवन, n की वैल्यू इवन है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 की पावर 1 हुआ, ये 2 की पावर 0 हुआ। 2 की पावर 1 2, किसी की पावर 0 1, टोटल कितने हो गए 3। टोटल कितने हो गए 3। क्या कोई कंफ्यूजन है इंद्रजीत, कोई कंफ्यूजन है इंद्रजीत, कोई कंफ्यूजन है? बाकी सब तो धड़ाधड़ा आंसर दे रहे हो। इंद्रजीत क्या कोई कंफ्यूजन लिख रहे हो? वाई टॉपिक में टाइम कंफ्यूजिंग है, वाई टॉपिक में टाइम कंफ्यूजिंग है मतलब इंद्रजीत, अच्छा इंद्रजीत कह रहा है नो कंफ्यूजन, कुछ और होगा है ना। चलो बताओ भाई, इसका बताओ। पहले देखो ये सिमेट्रिकल है या नहीं, CH3 CH3 CH 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 सिमेट्रिकल है। अब कितने सेंटर है 1 2। इवन है, इवन है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हुआ 2 की पावर 1 2 की पावर 0। ये कितना हुआ 2 प्लस 1, ये कितना हुआ 3, है ना। अब इसमें आओ, अब देखो सिमेट्रिकल है या नहीं, CH3 CH3 CH 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 सिमेट्रिकल है। इधर कॉर्नर पहला एटम, कॉर्नर का पहला एटम, कॉर्नर का दूसरा, कॉर्नर का दूसरा, कॉर्नर का तीसरा, कॉर्नर का तीसरा, ऐसे मैच करते जाओ। अब कितने हैं 1 2 3, ऑड है, ऑड है तो क्या होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 की पावर ये आ गया, अब ये कितना आ गया 2 की पावर 1, 2 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 2। तो टोटल कितने बने 6। टोटल कितने बने 6। अब इसमें काउंट करो, PH PH H CH 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 सेम सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4 4 है तो सिमेट्रिकल। n क्या है इवन, इवन है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और ये 2 10 10। बताओ अब इसको और इसको तुम बताओ। ये टफ क्वेश्चन है, ये एक बार जेई में आ चुका है जहां तक मुझे याद है। ये वाला क्वेश्चन शायद जेई में आ चुका है, मैंने देखा हुआ है जेई में। करो आप पहले इसको बताओ। CH3 CH3 CH CH C C Br Br सेम है 1 2 इवन है। इवन है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 प्लस 1 3। उसको निकालो, इसका आंसर बताओ सब लोग।
आपको मैं 2 मिनट देता हूं, अच्छे से सेंटर चेक करना, इसके सेंटर अच्छे से चेक करना। क्यों? धुआं निकालेगा सेंटर, इसके सेंटर चेक करना टफ है। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, अभी अभी बताया है, सेंटर अच्छे से निकालो। देखो एक सेंटर तो ये है, एक सेंटर ये है, अनसिमेट्रिकल केस है, सिमेट्रिकल तो नहीं है, इधर CH3H है, इधर रिंग है, सिमेट्रिकल तो है नहीं, अनसिमेट्रिकल है। मगर सेंटर कितने हैं? 1 2। अब ये सेंटर है नहीं, 6 मेंबर की रिंग है तो सेंटर नहीं है। मगर ये तो सेंटर है, ये देखो sp3 sp3 MEH और ये बैलेंसी H, 2 sp3 रिंग है, रिंग में 2 sp3 कार्बन है और उनके पास डिफरेंट बैलेंसी भी है। तो एक सेंटर ये है, तो टोटल सेंटर कितने? 3। टोटल सेंटर कितने? 3। और अनसिमेट्रिकल केस है तो 2 की पावर n, अनसिमेट्रिकल केस है तो 2 की पावर n, अनसिमेट्रिकल केस है तो 2 की पावर n। मैंने बताया ये दोनों मिलके एक सेंटर होते हैं, ये दोनों मिलके एक सेंटर होते हैं। भाई ये तो अनसिमेट्रिकल केस है ना, सिमेट्री कहां है? इधर रिंग है, इधर रिंग कहां है? ये तो अनसिमेट्रिकल केस है। ये भी तो ध्यान दो कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, बताओ। ये भी आपके हवाले है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ है। बताओ भाई सब लोग, आपको 2 मिनट देता हूं, अच्छे से बताओ, अच्छे से बताइए। रिंग में कार्बन सेंटर काउंट नहीं होगा ब्रजेश्वर, कार्बन सेंटर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल काउंट कर रहे हैं, ऑप्टिकल नहीं काउंट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल काउंट कर रहे हैं। टोटल पहले n की वैल्यू काउंट करो, तो देखो ये डबल बॉन्ड शो करेगा नहीं, इस कार्बन के पास दोनों H है तो ये तो ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करेगा। एक ये शो करेगा, एक ये शो करेगा। अब ये sp3 कार्बन है और 2 डिफरेंट बैलेंसी है, ये sp3 कार्बन है, 2 डिफरेंट बैलेंसी है, तो एक सेंटर ये बना, तो टोटल सेंटर है 3 और 3 सेंटर है, अनसिमेट्रिकल केस है। भाई ये किसी को सिमेट्रिकल तो नहीं लग रहा है, बताओ ये सिमेट्रिकल कहां है? चाहे इधर से देख लो, इक्वल पार्ट थोड़ी ना है। तो 2 की पावर n और n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा सारे क्वेश्चन करा दिए। n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू कितनी है? 3। हेडिंग डाल लो सब लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज और बता दीजिए या चेक कर दीजिए। चलो चेक कर देते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्यों? एक बैलेंसी CH3 है, एक बैलेंसी H है, एक बैलेंसी में इतना बड़ा कुछ लगा है, एक बैलेंसी H है, तो डबल बॉन्ड भी है और 2 डिफरेंट बैलेंसी हैं, तो ये शो करेगा। वही है, एक बैलेंसी में ये लगा है, एक बैलेंसी में H लगा है, एक बैलेंसी में इतना बड़ा कुछ लगा है, एक बैलेंसी में H लगा है, तो ये भी शो करेगा। अब ये डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, एक बैलेंसी में क्या है? दोनों H है, तो टर्मिनल में डिफरेंट बैलेंसी होनी चाहिए, तो ये नहीं शो करेगा। तो एक सेंटर मिल गया, 2 मिल गया। अब sp3 2 sp3 कार्बन है और उनसे 2 डिफरेंट बैलेंसी है, H और ये, इसमें भी 2 बैलेंसी डिफरेंट है, H और ये, तो ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और ये दोनों मिलके एक सेंटर बनते हैं, ये दोनों कार्बन मिलके एक सेंटर बनते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट कर रहे हैं, ऑप्टिकल नहीं काउंट कर रहे हैं। ऑप्टिकल पढ़ाया नहीं तो काउंट कैसे करेंगे?
हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल काउंट कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बाद अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अरे यार पवन 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 भैया सो जाते हैं, भूल जाते हैं। बताओ भाई इसके कितने आइसोमर होंगे? चलो पवन भैया की बात समझ लेते हैं। बताओ पहले तो ये बताओ, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं? बताओ भाई, क्या ये जीआई शो करेगा? पवन बताओ, पहले तो आप ये बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा? यस या नो? क्या ये जीआई शो करेगा? यस। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी आइसोमर? हाउ मैनी आइसोमर्स? अब इसके कितने आइसोमर होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बताओ भाई, अब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है, इसका मतलब क्या है? कार्बन की 4 वैलेंसी है, और 4 वैलेंसी है तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल। 2 वैलेंसी प्लेन पे है, सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है? वैलेंसी प्लेन पे है। तो अब बची हुई 2 वैलेंसी क्या होंगी? कार्बन जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है उसकी 2 वैलेंसी प्लेन पे होती है। 2 वैलेंसी कहां पे होती है? प्लेन पे। और बची हुई 2 वैलेंसी में से एक वैलेंसी अबव द प्लेन होती है, एक बिलो द प्लेन होती है। टोटल 4 होती है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन बोलो या बिहाइंड द प्लेन बोलो, प्लेन के पीछे। अब आप बताओ इसकी 2 वैलेंसी कहां दिख रही है? इस कार्बन की 2 वैलेंसी सॉलिड है तो प्लेन पे है। क्यों? प्लेन वाली को सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, अबव वाले को वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्लो वाले को डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। तो अब एक वैलेंसी क्या होगी? अबव द प्लेन होगी। तो सपोज कर लो CH3 अबव द प्लेन है, तो H क्या होगा? बिलो द प्लेन। अब इसमें क्या है? मान लो CH3 अबव द प्लेन है तो H क्या है? बिलो द प्लेन। एक फिगर ये आया, एक फिगर ये आया। अब दूसरा पॉसिबल फिगर क्या है इसका? ये देखो, ऐसा भी तो पॉसिबल था कि ये बिलो द प्लेन होता CH3 और H अबव द प्लेन होता। है, ऐसा भी तो पॉसिबल था। क्योंकि कोई उसने बना के तो दिया नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटी थी ना, एक ये फिगर, एक ये। इसका नाम क्या होगा? देखो सेम टाइप के ग्रुप अबव द प्लेन है तो इसका नाम क्या होगा? सिस। और इसका नाम क्या होगा? ट्रांस। सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट प्लेन पे है, कल पढ़ाया था। ये CH3 प्लेन के पीछे है, ये CH3 प्लेन के आगे है। चाहे H के रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे CH3 के रिस्पेक्ट में देख लो, तो इसके 2 फिगर आ गए। तो ज्योमेट्रिकल, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक सेंटर के 2 फिगर होते हैं, तो ये पूरा मिलके एक सेंटर बना ना। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल नहीं पढ़ रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग पास आउट के हो तो तुम लोगों ने ऑप्टिकल पढ़ रखा है, मगर आप लोगों ने ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल मिक्स पढ़ रखा है, अलग अलग नहीं पढ़ रखा है। जिसकी वजह से यदि सिर्फ ऑप्टिकल पूछ लेगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछ लेगा तो तुम गलत कर दोगे, तुम गलत कर दोगे। इसलिए मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूं। पहले मैं आपको पूरा ज्योमेट्रिकल पढ़ा रहा हूं, फिर ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा, फिर मिक्स पढ़ाऊंगा। जैसे आपको हर तरह का क्वेश्चन करना जाए, वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछे तो कैसे करोगे, सिर्फ ऑप्टिकल पूछे तो कैसे करोगे, और दोनों का सम पूछे तो कैसे करोगे? कर लोगे? अच्छा, अब तुमने तो टाइम ही निकाल दिया।
तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आज नहीं चालू कर रहा क्योंकि आज 12:40 तो अभी हो ही गया है ना, 5 मिनट में क्या पढ़ाऊंगा। तो ऑप्टिकल अब कल चालू करूंगा। अब मैं लिखूंगा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 17। देखो ये जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट है यही सिद्धि तेजस है। मैंने देखा कि सिद्धि तेजस बच्चे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं कोई पता नहीं है, और उसके वीडियो सोल्यूशन देने में भी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि वो क्लास के साथ नहीं चलता है। तो मान लो हम लोग उसको उसको क्या करते हैं, प्रियोरिटी में सबसे पीछे डाल देते हैं कि यार पहले क्लास बना लो, पहले टेस्ट सीरीज पे काम कर लो, पहले वाईटी पे काम कर लो, पहले मीटिंग कर लो, पहले बुक बना लो, अब टाइम मिलेगा तो वीडियो सोल्यूशन। उससे क्या होता है, वो छूट जाता है। तो मैंने देखा, तो मैंने ऑर्गेनिक में थोड़ा सा प्लान चेंज किया। मैंने कहा एक काम करो, डेली डीपीपी दो और साथ में क्लास में कराओ। उससे क्या हो रहा है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पास चले जा रहे हैं सिद्धि तेजस वाले, और साथ साथ में अपने आप वीडियो सोल्यूशन भी चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आके डिस्कस करता हूं अगले दिन। तो अब अपने आप सिद्धि तेजस आपके पास जा भी रही है और उसके वीडियो सोल्यूशन भी जा रहे हैं, और ना कभी तुम्हें टेंशन होती ना हमें। क्यों? क्योंकि वो क्लास में ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक से प्लान चेंज कर दिया कि नहीं यार प्लान चेंज करो, नहीं तो क्या होगा, वो पढ़े रहेंगे और बच्चे भी नहीं लगाते। ऐसे क्या होता है, सारे बच्चे जरूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में होते हैं, क्लास में होते तो लगा भी लेते हैं, नहीं तो आधे बच्चे लगाते होंगे, आधे लगाते ही नहीं होंगे। तो इससे क्या है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वीडियो सोल्यूशन भी मिल गए और सारे बच्चे इसको कर भी रहे हैं, सारे बच्चे इसको कर भी रहे हैं। इसलिए मैं डेली 8, 7, 10 क्वेश्चन देता हूं। तो हर टॉपिक में, मतलब जैसे आइसोमरिज्म चल रहा है तो देखो आइसोमरिज्म में 60-70 क्वेश्चन हो चुके होंगे। हाँ, लास्ट वाले दिन ज्यादा देंगे, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में लास्ट वाले दिन ज्यादा। जैसे पीओसी, पीओसी मंगलवार को देखो शाम को 6 बजे आएगा। पीओसी मैंने लिख दिया है पीओसी मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, कहां लिखा है ये देखो। ट्यूसडे को शाम को 6 बजे लाइव होगा, जैसे ये क्लास लाइव होती है वैसे ही पीओसी में मैंने आपको सब पढ़ाया भी है, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन दिए। ठीक है, हाँ सॉल्यूशन अटैच कर देंगे। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन एक क्वेश्चन बैंक दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की, 250-300 क्वेश्चन की। आप उसको सब लोग बनाइएगा, है ना, और उसके डाउट आउट बीच बीच में लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं मतलब आप टेंशन ना लो, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर दूंगा धीरे धीरे करके, मगर मैं सिचुएशन देख के प्लान चेंज करता हूं, सिचुएशन देख के काम करता हूं। कि मान लो हमने एक प्लान किया और उस प्लान पे बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या बच्चा छूट रहा है, तो हम अपने प्लान को चेंज करेंगे ना, क्योंकि हमारा काम क्या है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करना। नहीं तो मैंने तो दे दिया, अब वो बेचारा बच्चा कर नहीं रहा है, तो यार सिलेक्शन थोड़ी होगा कि मैंने तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया कि मैंने देखो तुम्हें 10,000 क्वेश्चन दे दिए, मैंने 5,000 दे दिए। अरे भैया बच्चे को 5,000, 10,000, 20,000 क्वेश्चन उसके पास पहले से पढ़े, हजारों बुकें के पीडीएफ, हजारों बुक के पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़े, उसके घर में खूब इतनी सारी बुक पढ़ी है। बात होती है उसके साथ लग के काम कराना। तो मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट का नया कॉन्सेप्ट लाया। मैंने कहा इसमें क्या होगा, हम उसके साथ लग के काम करा पाएंगे। वैसे क्या होता है, हमने दे दिया, अब वो कर रहा नहीं कर रहा, कनेक्शन नहीं है। क्यों? ऑफलाइन सेंटर तो है नहीं कि पूछा कर रहा है नहीं कर रहा हो, थपड़िया दिया या उसको डांट दिया, मार दिया, कुछ कहा, समझाया, कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो। चलो अब कल मिलेंगे, आइसोमरिज्म ऑप्टिकल चालू करेंगे ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।